बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं लीनियर मोशन के बारे में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि सर्कुलर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसमें पैदा होने वाला मोमेंटम या उसका जो टॉर्क है वो क्या होगा। यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी मोशन से रिलेटेड, उसकी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल, सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन कहते किसको है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो अपने उस पाथ के सेंटर से कोई ना कोई एंगल बनाता है। तो इन दिस केस हम उसको एंगुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट हमें पता है कि ये अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करता है। तो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा तो ये असल में एक सर्कुलर पाथ उसके गिर्द बना रहा होता है, एक सर्कल बना रहा होता है। तो अगर सर्कल बना रहा है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो जब ये इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इट विल मेक सम एंगल एट द सेंटर। इस वजह से इसको हम एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन कहते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अब जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो उसके सभी पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। सभी उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो लीनियर मोशन के अंदर थी वो सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में टोटली चेंज हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपलेस्ट वन से, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? It is the displacement angle swept out by a line passing through any point on the body and intersecting the axis of rotation perpendicularly। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो इस एंगल से बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करे इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो अपने सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो वो सेंटर के साथ जो एंगुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। और इसके फॉर्मूला मैथमेटिकली हम इसको देख लें तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा और ये आर्क लेंथ बटा रेडियस होगी। ये कुछ मिलता जुलता है जैसे हमने बाकी डिस्प्लेसमेंट दूसरा देखा था जिसमें हम डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। तो यहां पर ये आर्क लेंथ और यूनिट रेडियस के इक्वल होगा। थीटा इज इक्वल टू, और आर्क लेंथ हम कहते हैं एस और रेडियस को कहते हैं आर। तो हमारे पास जो इसका रिलेशन आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज एस थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। और एक जो इसका जो यूनिट है वो रेडियन होता है और ये एक रेडियन जो है ऑलमोस्ट 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है। ये चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी की। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के लिहाज से जिसमें चेंजेस आती हैं, जो रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो बन जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड होगा। और इसको अगर हम बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लें तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत छोटा लिया जाता है, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, सिंपल फार्मूलाज को यूज करते हुए आप प्रैक्टिस के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगेन टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो लीनियर एक्सेलरेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस तरह से चेंज होगी उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें जितना चेंज आएगा उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। डेल्टा
ओमेगा को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। अगेन ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, सिमिलर टू द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई था, बट यहाँ एंगुलर के अंदर हम इसको ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा जब हम टाइम इंटरवल जो बहुत छोटा कर दें, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन हम लेंगे उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि हमने ये तीनों जो क्वांटिटीज उनके बारे में देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये समहाउ सिमिलर टू द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है? तो कोई ना कोई रिलेशन तो इनके दरमियान जरूर होगा। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें कि जैसे गाड़ी है, आप कहीं जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो अब उस गाड़ी के जो टायर हैं वो एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहे हैं, बट गाड़ी जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस जो वो कवर करती है, विच मींस कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज एंड लीनियर क्वांटिटीज। तो उनको डिस्कस करने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास तो इस तरह का कुछ केस है कि कोई एक पार्टिकल है पॉइंट ए जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ का दैट इज ओ, और उसका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का वो आर। वो पॉइंट जो पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करता हुआ आ जाता है जी पॉइंट बी के ऊपर, और यहां पर जो वो एंगल बनाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में वो है जी 1 रेडियन, जिसको हम आर्क भी कहते, आर्क ए भी कहते हैं, और इसको डिनोट किया हुआ है आर के साथ। यानी कि ये जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये वाला, ये इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस है। यानी कि जितना रेडियस का डिस्टेंस है उतना ही उसने आर के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जो एंगल उसने यहां पर बनाया दैट इज 1 रेडियन। और इस केस के अंदर अब इसको हम करते कुछ इस तरह से हैं कि हम पॉइंट बी के करीब तरीन कोई दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट डी। ये पॉइंट डी पॉइंट बी के इतना करीब है कि इसके दरमियान जो आर्क है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। स्टूडेंट याद रखें, अगर हम इस आर्क को छोटा करते जाएं, बहुत छोटे हिस्सों में ले जाएं, तो हम देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर बिहेव करेगी रादर देन एन आर्क। तो हम डी को पॉइंट बी के इतना करीब ले रहे हैं कि ये जो आर्क है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर बिहेव करेगी, जिसको हम एस के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, इसको हम एस कह देते हैं इस डिस्टेंस को। और यहां पर जो ये पॉइंट डी एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है। अब ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क डी बी है और आर्क ए बी है, इनके दरमियान जो रेशो है वो इक्वल होगी इनसे बनने वाले एंगल्स के। यानी कि आर्क ए बी इसकी रेशो आर्क डी बी के साथ बिल्कुल उस इक्वल होगी आर्क ए बी के एंगल के साथ और आर्क डी बी के एंगल के साथ। और डी बी की जो एंगल है वो क्या होगा, डी ओ बी, वो हमने यहां पर लिख दिया। और जो आर्क ए बी, ये वाली आर्क जो एंगल बना रही है ये एंगल है ए ओ बी, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। तो बाय ज्योमेट्री हम ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट आर्क्स जो है जो एक ही सर्कुलर पाथ का हिस्सा हो, तो उन आर्क की लेंथ की रेशो इक्वल होती है उनसे बनने वाले एंगल की रेशो से। तो यहां पर हम वही लिख रहे हैं। अब आर्क डीबी हमारे पास क्या है, आर्क डीबी हमारे पास एस है, और जो आर्क ए बी है वो हमारे पास आर है, तो एस ओवर आर। और यहां पर जो एंगल छोटी आर्क से बना है दैट इज थीटा, और जो बड़ी आर्क से बना है दैट इज आर। तो यहां पे हम देख रहे हैं एस ओवर आर इज इक्वल टू थीटा ओवर रेडियन। और यहां से हम अगर इसको रीअरेंज करें तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसको जरा ज़हन में रखिएगा, इस इक्वेशन को आगे हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा को। अब दूसरी तरफ लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी। तो पीछे हमने एस को इक्वल किया है आर थीटा के, और यहां से एस को इक्वल किया है वी टी के। तो आर थीटा इनको कंपेयर करें तो आ जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू वी टी, और यहां से v इक्वल टू आर ओवर टी
थीटा, या हम इसको कह सकते हैं v इज इक्वल टू आर थीटा बाय टी। अब अगर आप थीटा बाय टी को देखें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये हो गया है टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो v है ये लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, और इनके दरमियान रिलेशन क्या डेवलप हो रहा है इस आर फैक्टर का, इनके लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और यहां पे आर क्या है, आर रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ओमेगा जो वेलोसिटी है वो अटेन करता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है जी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। और यहां पर जो अगर वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा और क्रॉस प्रोडक्ट r। अब चूंकि ओमेगा और r में जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, विच मींस कि जो ओमेगा और r का रिजल्टेंट होगा यानी कि v वो इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक वेक्टर हो, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि अगर वेक्टर a की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी हो वेक्टर b के साथ तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एन कैप। ये हमने पीछे पढ़ा था। और उसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका ये कि जिस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट हो आप उससे अपनी फिंगर टर्न करते हैं और आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब यहां पर ओमेगा और आर इनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर v होगा ये इन दोनों से बनने वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एज यू कैन सी है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये उसका रेडियस होगा r और इस तरफ होगी उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो अब अगर इन दोनों की हम प्रोडक्ट ले तो जो रिजल्टेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के प्लेन के ऊपर। अच्छा, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के। एज वी ऑल नो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t, और हम पीछे देख चुके हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो अब हम इनकी जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास vf हो जाएगा ओमेगा एफ आर माइनस vi हो जाएगा ओमेगा आई आर। यहां से r को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, और ये वैल्यू होती है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की। तो इसकी जगह पर अल्फा प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस प्रोडक्ट विद आर के। लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो आर यानी कि ये रेडियस है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगेन यहां पर भी जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन होगी ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। याद रखिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो ये तो रिलेशन हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेंटीपिटल फोर्स की। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंटीपिटल फोर्स होती है एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ को फॉलो करने पे मजबूर करती है। हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, हम उसको किसी रस्सी के साथ सेंटर में बांध दें तो उसका स्ट्रेट पाथ कन्वर्ट हो जाएगा सर्कुलर पाथ के अंदर। तो ये जो सर्कुलर पाथ में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स जो इसको मजबूर कर रही है इस सर्कल में मूव करने के लिए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। The force which compel the body to move in a circle is called center seeking force या centripetal force। अब centripetal force को कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है। इसके अंदर देखें कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, वो पॉइंट A पर मौजूद है, r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है जिसपे वो मूव कर रहा है। एज वी ऑल नो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी लीनियर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो पॉइंट A पर फर्ज करें उसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है
और वो उसके साथ 90 के एंगल कुछ इस तरह से बना रही है। कुछ देर के बाद वो पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आ जाता है, और पॉइंट बी तक जब वो पहुंचता है और वो जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज डेल्टा थीटा, और इस पॉइंट पर जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी ये वाली दैट इज v2, और इन दोनों वेलोसिटीज के जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा v। अच्छा, अब यहां पे देखिए एक ट्रायंगल बन रही है। हम कुछ सिमिलर ट्रायंगल जो है इसी वेलोसिटीज की ट्रायंगल को जरा मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं इस जगह। अब यहां पर देखें कि चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है विच मींस के v1 इज इक्वल टू v2, और इसको हम सिंपली v कह देते हैं। दोनों वेलोसिटी सेम है, मतलब इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं। और उसके साथ साथ इन दोनों की साइड्स बराबर है इस ट्रायंगल के अंदर क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अब इस ट्रायंगल में देखें तो इसकी भी ये दोनों साइड्स बराबर है, विच मींस क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और इसके साथ साथ ये जो है उनके दरमियान उनका डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर ए और बी इतने पास है कि ये जो आर्क बन रही है ये भी असल में एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल आइसोसेल्स ट्राइएंगल हैं। तो अगर आइसोसेल्स ट्राइएंगल्स हैं तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड जो आपस में बराबर होंगी। अब इस केस के अंदर आइसोसेल्स ट्राइएंगल होने की सूरत में अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क ए बी है इट इज इक्वल टू आर्क क्यू आर, यानी कि अगर ये दोनों साइड इस दोनों साइड के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर होगी, यानी कि आर्क ए बी विल बी इक्वल टू लाइन आर क्यू। सो यहां पे हम लिख रहे हैं आर्क ए बी इज इक्वल टू लाइन आर क्यू, और इसी तरह ए सी को हम इक्वल कर रहे हैं दिस वाली साइड को इस लाइन पी क्यू के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैं। तो इस तरह आर्क ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू क्यू आर ओवर पी क्यू, और आर्क ए बी किसके इक्वल है? एस के। यहां पर आप देखिए आर्क ए बी इज इक्वल टू एस, हमने उसको एस के इक्वल डिक्लेयर किया है, और ए सी को हमने कहा हुआ ये आर है, दिस वन इज ए सी इज इक्वल टू आर। और इस तरह जो क्यू आर है दैट इज डेल्टा वी एंड पी क्यू इज वी। इस रिलेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे एंड वी विल हैव ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम यहां पे एक कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं कि जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, जैसे कि हमने ऊपर डिस्क्राइब ये किया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है इतना कम है कि ए से बी तक की जो आर्क है वो एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर है, विच मींस कि जो उनका एंगल बन रहा है वो भी बहुत छोटा होगा। तो अगर ये बहुत छोटा पॉइंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी तो उस एस को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू वी टी। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी टी है, तो इस एस इज इक्वल टू वी टी की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, वी डेल्टा टी ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी, और यहां से हम वी को दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन है रीअरेंज करके दैट इज इक्वल डेल्टा वी ओवर टी वी स्क्वायर ओवर आर, और वी स्क्वायर ओवर आर, और ये जो हिस्सा है डेल्टा वी ओवर टी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये एक्सेलरेशन होते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन पुट कर दें तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर। इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और ये वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाता है। ये देख सकते हैं आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, और इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के अंदर हम इसको आर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ए इज इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर, और आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू आर, और यहां से वी स्क्वायर ओवर आर पीछे हमने रिलेशन देखा था, लीनियर वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी से, और यहां से जो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, विच मींस कि ये जो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है ये असल में ओमेगा स्क्वायर है। तो ए सी
जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है ये ऑलवेज उसके इन्वर्ट साइड पर होती है, दूसरी साइड पर होती है, ऑपोजिट साइड पर होती है। अच्छा जी, अब इसी रिलेशन को हम आगे लेके चलते हैं, AC ओमेगा स्क्वायर ओवर आर को, और इसको हम पुट करेंगे हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए, और यहां पर ए की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, वी स्क्वायर ओवर आर को पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसके अंदर m जो है उस ऑब्जेक्ट का मास है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, v जो है उसकी वेलोसिटी है, और r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो वेक्टोरियल के फॉर्म में लिखें तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और अगर हम इसको एंगुलर फॉर्म में लिखें तो यहां पर ये हमारे पास बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, क्योंकि v स्क्वायर r ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और r इसके साथ आ जाएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स जो हमारे पास आएगी एंगुलर फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ओवर r। तो ये थी हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करती है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल, सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस की हुई है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमने न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर किसी चीज पर कोई फोर्स लगाई जा रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर फोर्स भी मौजूद होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स अगर मौजूद है तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स होती है जो उसको दायरे से बाहर की तरफ खींचती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ ही आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट अंदर आने की बजाय सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, विच मींस कि कोई और फोर्स भी है जो उस ऑब्जेक्ट को इस सर्कल के अंदर मेंटेन रखती है, उसको बाहर की तरफ खींच के रखती है। वो जो फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ खींच के रखती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट को या उस पार्टिकल को बाहर की तरफ सस्टेन करती है, उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब चूंकि ये बैलेंस कर रही होती है सेंटीपिटल फोर्स को ही, तो इसकी वैल्यू जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होती है, दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर के। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज बैंकिंग ऑफ द रोड। अब बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है कि जब कोई गाड़ी जो है स्पीड से मूव करती हुई रोड के किनारे से कहीं से टर्न लेती है, गोल्ड रोड से टर्न लेती है, तो वो दो चीजों के साथ इंटरेक्ट करती है उस टर्न के ऊपर, एक तो रोड के साथ और दूसरा जो है वो एयर के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है। अब यहाँ पर आप हैरान होंगे कि सर अभी तो हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस की हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो अब आप कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है। तो जी ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, ये जो पहले से फोर्सेस मौजूद होती हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पत्थर को आप बांध देते हैं किसी डोरी के साथ, और डोरी के साथ बांधने के साथ आप उसको दायरे में घुमाना शुरू कर देते हैं, तो इस पत्थर को दायरे में किसने बांध के रखा हुआ है? इस डोरी ने। और इस डोरी में क्या चीज मौजूद है? टेंशन। तो इस केस के अंदर जो डोरी की टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर अमल कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम कर रही होती है। इस तरह जब गाड़ी रोड के ऊपर टर्न लेती है तो उसके टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करती है। तो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से मौजूद ही फोर्स का नाम है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्लेयर करते हैं जो उसको उस सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में हेल्प आउट करती है। तो जब इसी तरह गाड़ी टर्न लेती है किसी रोड के ऊपर, तो उसका जो रोड है हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा किसी एंगल पर उठा के उसको बैंक करते हैं। बैंक क्यों करते हैं? ताकि उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए। एक कंपोनेंट जो है वो उसके वेट को काउंटर करे, और दूसरा जो कंपोनेंट है
वो उसको सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करे। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये इस साइड पे गाड़ी जो होगा टर्न ले रही है, तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो सेंटीपिटल फोर्स है, विच मींस कि इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का एफ साइन थीटा, ये इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इसका ये जो वाई कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये इसके वेट को काउंटर बैलेंस करेगा। तो इस तरह से जो सेंटीपिटल फोर्स है वो उसके टायर्स फ्रिक्शनल फोर्स की सूरत में उसको प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा असल में एंगल है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये एंगल असल में हमारे लिए जो है वो कंसिडरेशन का बायस होता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल बताता है कि कितने एंगल पर हम रोड को बैंक करें कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो मिल सके और वो सर्कुलर पाथ पर बगैर टर्न हुए, बगैर उल्टे जो है वो उसको कवर कर सके। तो इस एंगल थीटा के लिए हम ये दोनों जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर, और यहां से ये जो थीटा है ये हमें प्रोवाइड करेगा उस एग्जैक्ट एंगल के बारे में जिस पे हम उस रोड को बैंक करेंगे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से गाड़ी जो है विदाउट इन्वर्ट हुए वहां पर टर्न ले सके। अगेन एक छोटी सी उसकी एग्जांपल है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनर्शिया की। हम पीछे पढ़ चुके हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है। कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में तो वो चाहता है कि वो मोशन में ही रहे, और वो इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पत्थर है, अगर आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और एक बड़ा पत्थर है उसको फेंकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने की वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया जो वो मेनली डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है, तो जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर मास जो है वो इनर्शिया मास पर डिपेंड कर रहा होता है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है टॉर्क के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैस वाला रोल जो उसके अंदर प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास व्हील है, आप उसको घुमाना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसके बिल्कुल जो उसकी ये स्पोक्स हैं, इसकी जो तारें हैं, उसकी यहां पर करीब से रख के उसको घुमाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वही आप ज्यादा दूर से रख के फोर्स लगाए तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसके अंदर मोमेंटम या उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स हैं हम उनको शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो इस वक्त मकसद है प्रिपरेशन का वो एमसीक्यू पेपर्स के लिहाज से है। तो एमसीक्यू पेपर के लिहाज से उसमें चूंकि लंबी लंबी कैलकुलेशंस तो नहीं आ सकती, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट करके इन कैलकुलेशंस को करते हैं ताकि जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर फोकस कर सकें। तो अब जब हम इस व्हील को मूव करवाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था, दैट इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमने पीछे पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए, और इस ए की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अब चूंकि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमेगा तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज टॉर्क। तो यहां पर हम इस टॉर्क को यहां पर प्लेस करेंगे विद एफ आर, तो यहां पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये जो टॉर्क आया है एम आर स्क्वायर अल्फा, इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये है जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास, जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर मास जो है वो रोल प्ले करता है, उसी तरह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करेगा जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो
इस के अंदर हम mr² की जगह पे I लिखते हैं तो हमारे पास जो टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर मोशन के अंदर, टॉ इज इक्वल टू I अल्फा। यहाँ पर I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास टॉ का फॉर्मूला आ जाता है और यहाँ पर ये mr², इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, the product of moment of inertia I and angular acceleration alpha of the body gives the magnitude of the torque on it। कि जो टॉर्क है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स लगने की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमने लगता है और उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो असल में प्रोडक्ट होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की। फर्ज करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो इररेगुलर शेप में है, हम उसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेस ना हो सकता हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है इररेगुलर शेप के अंदर, हम इस ऑब्जेक्ट की, इस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर जो इसका अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट पर जो पॉइंट मैसेज हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, उनको हम नाम दे देते हैं M1, M2, M3, M4, M5 और अप टू Mn। अब हर मैस जो है जब इस बॉडी को हम रोटेट करवाएंगे तो जिस तरह ये बॉडी रोटेट करेगी उसी तरह ये सारे मैसेज भी रोटेट करेंगे, विच मीन्स कि जब अगर बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो हर मैस के साथ भी टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा अराउंड दिस पॉइंट। तो इस मैस का यहां तक जो पॉइंट है दैट इज R1, यहां से R2, इस तरह ये R3, सबका R1 R4। तो अगर हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो पहले पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज I1 विच इज इक्वल टू M1 R1²। ये इस फर्स्ट मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इस तरह दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, सबका आ जाएगा। अगर हम इस पूरी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो हम उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को जमा कर लेंगे, उनको समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिजिड बॉडी का जिसके जो पॉइंट जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें इस फार्मूला को इस्तेमाल किया गया, आप प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिंग है जिसकी दीवारें जो है बहुत बारीक है, थिन वॉल जो रिंग है, सिलेंड्रिकल रिंग है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr²। r जो है वो इसका रेडियस है। इस तरह जो डिस्क और सॉलिड होती है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 1/2 mr²। इस तरह ये जो डिस्क है, अब इस डिस्क की जो वॉल है वो थोड़ी सी मोटी है, विच मीन्स इसका इंटरनल रेडियस कुछ और होगा और एक्सटर्नल रेडियस कुछ और होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इज इक्वल 1/2 m r2² प्लस r1²। यहाँ पे r2 जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर है और r1 जो है वो इंटरनल डायमीटर। इससे सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 mr²। सर जो एक सॉलिड रॉड है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 ml² और यहाँ पर L जो है उसकी लेंथ ऑफ द रॉड है। और इसी तरह जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ma² प्लस b²। इससे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को दिखा के कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके पूछा जाता है कि ये किस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में, लीनियर पाथ में मूव करता है तो उसमें लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और जब ऑब्जेक्ट एंगुलर पाथ पे, एंगुलर मोशन में है तो उसके अंदर एंगुलर जो मोमेंटम है वो प्रोड्यूस होगा। तो वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसके लिए हम डायरेक्ट डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। उसके लिए फर्ज करें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ये कोई पार्टिकल है जिसका जो डिस्टेंस है अपने सेंटर के साथ वो r है और इसका मास जो है वो m है, और ये लीनियर वेलोसिटी v के साथ जो है इस डायरेक्ट सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है
तो इसकी जो इस साइड पर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी और मोमेंटम p भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी इक्वल टू r क्रॉस p। r क्रॉस p मींस r into m क्रॉस v, which means कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है r और लीनियर मोमेंटम का। व्हाट इज द r? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और लीनियर मोमेंटम mv के। तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और अगर तो अब चूंकि यहां पर r और p के दरमियान जो है वो एंगल बन रहा है तो इसलिए हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी इक्वल टू rp sin थीटा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि r यहां पर फिक्स है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो फिक्स है और p की जो वैल्यू है वो होती है mv, तो उसमें मास जो है वो भी फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, विच मींस कि जो लीनियर मोमेंटम में चेंज है वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है वो डिपेंड करता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर। जितना लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा उसी हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज जो है वो आएगा। अब यहां पर एक केस डिस्कस किया गया, उसके लिए उन्होंने ये कंसीडर किया है कि आपके पास ये कोई इररेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द z एक्सिस रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी vi और इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का दैट इज ri, उसका मास जो है वो mi है। तो अब बात ये हो रही है कि अगर आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और अब एक पार्ट का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे तो समेशन की फॉर्म में हम उनको जमा कर देंगे तो हमारे पास सारी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा जो मास है उसको कंसीडर कर लेते हैं और वो छोटा सा मास जो है वो ऐसे फील होगा जैसे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे तो हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो एक सिंगल का मास का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा mrv, तो उसके ऊपर अगर हम समेशन अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस पूरी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि लीनियर मोमेंटम में भी हमने देखा था, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। फर्ज करें जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा पी, इसको हम दोनों तरफ से डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो डेल्टा हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा डेल्टा एल ओवर टी इज इक्वल टू आर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब ये जो फैक्टर है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी विच इज रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इक्वल होता है फोर्स के, तो हमारे पास डेल्टा एल ओवर टी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर आर के, और एफ आर किसके इक्वल होता है, ये होता है जो टॉर्क के इक्वल। तो यानी कि रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, टॉर्क के। तो जैसे ही मोमेंटम चेंज होगा तो असल में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब प्रैक्टिकली बात करें तो इस डाइवर को देखें। अब इस डाइवर को जो एंगुलर मोमेंटम है इसका वो कंजर्व रहेगा। पीछे हम एक एंगुलर मोमेंटम का एक और हमने रिलेशन देखा था, दैट इज आई ओमेगा। ये देखिए जी, जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम निकाला था वो mrv था और यहाँ पे mr जो है वो i के इक्वल होता है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज i ओमेगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है i ओमेगा, और i क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, व्हिच मींस कि अगर हम चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर।
फर्ज करें हमारे पास एक डाइवर है, ये डाइवर जो है वो डाइविंग बोर्ड पर से जंप कर रहा है, तो अब इस केस में जब उसकी बॉडी फुल स्ट्रेच है, उसका एरिया ज्यादा है, इस केस में जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होगी, बट चूंकि एरिया ज्यादा है तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। तो इस केस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेगा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो आप देखिए कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये शख्स है, ये एक टेबल पे बैठा हुआ है, डंबल्स उठाए में और मेगा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो जब ये अपने आर्म्स को ओपन करेगा, इसके में अपने आर्म को ओपन करेगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। बट जैसे वो अपने आर्म्स को क्लोज करेगा उसकी जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो मोमेंटम है इट विल स्टे सेम, जो इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो सेम रहेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट रहेगी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।